नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में जिसे डॉन कहो, गुंडा कहो, राजनेता कहो या बाहुबली कहो, सबका एक ही मतलब है अतीक अहमद। अतीक अहमद का जन्म एक तांगा चलाने वाले के यहाँ हुआ, लेकिन वह अपनी इस दुनिया से खुश नहीं था। बाहर की चकाचौंध को देखकर उसे लगने लगा था कि उसके माता पिता उसको ऐश ओ आराम वाली जिंदगी नहीं दे सकते। उस ऐश ओ आराम वाली जिंदगी जीने के लिए उसने अच्छा रास्ता न पकड़ते हुए गलत रास्ते पर चल दिया, और एक दिन इसी गलत रास्ते की वजह से उसका अंत हो जाता है और खत्म हो जाता है उसका पूरा परिवार। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 10 अगस्त 1962 से। तब एक तांगे वाले के यहाँ जन्म होता है अतीक अहमद का। अतीक अहमद के परिवार में उसके माता पिता, उसका छोटा भाई अशरफ उर्फ खालिद अजीम, उसकी बहन आयशा नूरी, कुल मिलकर 5 सदस्यों का यह परिवार था। सब कुछ अच्छा चल रहा। अतीक के फादर मेहनत करके अपना घर चलाते और अपने बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन बाहर की चकाचौंध देखकर अतीक का मन पढ़ाई लिखाई में न लगते हुए उल्टे सीधे कामों में लगने लगा। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसके घर वाले उसको ऐशो आराम वाले जिंदगी नहीं दे सकते, तो उसने कोयले का काम शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोयला खरीद के बेचता था, बल्कि उसके गांव से जो कोयले की ट्रेन निकलती थी उसमें से कोयला निकलकर बेचता था। उसका पढ़ाई से पूरी तरह मन हट चुका था। कुछ समय बाद कोयले से ज्यादा फायदा होने लगा, तो उसने कोयला चुराने और उसे बेचने के लिए कुछ लड़कों को अपनी गैंग में शामिल कर लिया। अब ज्यादा फायदा होने लगा तो मन में और लालच जाग गया। बात आती है 1979 की, जब अतीक पर पहला मुकदमा लगता है, वो भी हत्या का, इसी कोयला वाले काम को लेकर। उस समय प्रयागराज में एक माफिया चांद बाबा का राज चलता था, जिसकी प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक राजनीति में अच्छी पकड़ थी। अतीक अहमद को पता था कि अब उसे केवल चांद बाबा ही बचा सकता है। अतीक अहमद चांद बाबा के पास जाता है और मदद मांगता है। चांद बाबा समझ चुका था कि अतीक उसके बहुत काम आने वाला है, तो चांद बाबा ने भी दिल्ली तक अपने सोर्स लगवा दिए, और अतीक अहमद के खिलाफ कोई अपराध सिद्ध नहीं हो पाया और अतीक अहमद को बारी कर दिया गया। अब अतीक अहमद चांद बाबा के साथ मिलकर काम करने लगा और पुलिस का डर भी खत्म हो गया। अब अतीक अहमद जितना चाहे अत्याचार करता, पुलिस भी उसे नहीं रोकती थी। चांद बाबा का डर पुलिस को इतना था कि पुलिस चांद बाबा के एरिया में पुलिस नहीं जाती थी। एक बार पुलिस ने चांद बाबा के खिलाफ कुछ एक्शन लिया, तो चांद बाबा के आदमियों ने पुलिस थाने पर घंटों फायरिंग की और बॉम्ब फेंके। चांद बाबा को बॉम्ब बनाने का इतना तजुर्बा था कि उसके आदमी बॉम्ब का सामान बैग में लेकर चलते थे और स्पॉट पर ही बॉम्ब बनकर फोड़ दिया करते थे। इसी वजह से चांद बाबा को बॉम्बाज भी कहा जाता था। अतीक अहमद इतना चालक था कि वो चांद बाबा से भी एक कदम आगे निकला। उसने प्रयागराज में चांद बाबा से छुपकर अपना अलग वर्चस्व बनाने लगा। जब चांद बाबा को इसकी खबर मिलती है, तो दोनों के बीच तकरार आ जाती है और अब एक शहर में राज करने वाली 2 गैंग हो जाती हैं, चांद बाबा वर्सेस अतीक अहमद। अब साल आती है 1989, जब राज्य में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चांद बाबा निर्दलीय खड़ीहे होते हैं और उसे टक्कर देने के लिए अतीक अहमद भी निर्दलीय खड़ा हो जाता है। चांद बाबा ने अतीक को डरने की बहुत कोशिश की, लेकिन अतीक नहीं माना। चुनाव का रिजल्ट आता है और अतीक अहमद चांद बाबा को हराकर विधानसभा का चुनाव जीता जाता है। चुनाव के बाद दोनों के वर्चस्व आपस में टकराने लगे और कुछ महीने बाद शौके इलाही उर्फ चांद का बीच बाजार में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है, और चांद बाबा के जितने काले धंधे होते हैं, उन सब पर अतीक अहमद का राज हो जाता है। इस हत्या के बाद अतीक अहमद का खौफ पूरे प्रयागराज में फैल गया। इसके बाद 2 और विधानसभा के इलेक्शन 1991 और 1993 में भी अहमद निर्दलीय जीत जाता है। दोस्तों, लोगों का ऐसा मानना है कि फर्जी वोटिंग और काउंटिंग के समय अपनी ताकत के दम पर लगातार ये चुनाव जीत जाता था। इसके बाद 1996 के विधानसभा इलेक्शन में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़ता है और फिर जीत जाता है। लगातार इलेक्शन जीतने के बाद अब साल आता है 2004। माननीय विधायक अब माननीय सांसद बनने वाले हैं। 2004 के लोकसभा इलेक्शन में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट से प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ता है और जीत जाता है। ये वही लोकसभा सीट है जिस सीट से हमारे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सांसद रहे थे। दोस्तों, यहीं से शुरू हो जाता है अतीक अहमद का काउंटडाउन। जब विधायक संसद बन गया तो इलाहाबाद पश्चिम सीट खाली हो गई
और उस सीट के लिए उपचुनाव कराया जाता है और उसके लिए अतीक अहमद अपने भाई अशरफ को समाजवादी पार्टी के टिकट से खड़ा करता है, क्योंकि इलाहाबाद पश्चिम सीट अतीक अहमद किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। लेकिन इस चुनाव में अशरफ हार जाता है और बहुजन समाज पार्टी के टिकट से लड़डीह राजू पल इस चुनाव में जीत हासिल कर लेते हैं। हार की बात सुनकर अतीक और उसका भाई आग बबूला हो जाता है और इस हार के कुछ ही महीनों बाद राजू पल की हत्या कर दी जाती है। दोबारा उपचुनाव करना पड़ता है और इस बार राजू पल की वाइफ पूजा पाल को हराकर अशरफ जीता जाता है। इस हत्या में अतीक अहमद और अशरफ को मुख्य आरोपी बनाया जाता है। इस घटना के बाद अतीक अहमद के राजनीतिक करियर का पतन होना शुरू हो गया। साल 2007 में मायावती की सरकार आ जाती है और अतीक अहमद पर सख्त कार्रवाई करते हुए उस पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया जाता है और उसकी कई संपत्ति कुर्क कर ली जाती है और साल 2008 में अतीक सरेंडर कर देता है। इसके बाद बैक टू बैक इलेक्शन होते हैं और अतीक अहमद बैक टू बैक हार जाता है, जैसे 2009 का लोकसभा इलेक्शन, 2014 का लोकसभा और 2019 का लोकसभा इलेक्शन। 2014 के इलेक्शन में बताया जाता है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते थे उनकी पार्टी से अतीक अहमद को टिकट मिले, लेकिन फिर भी अतीक अहमद टिकट ले लेता है। इस बार पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव में थोड़ा मनमुटाव भी रहा था। 2019 का इलेक्शन हारने के बाद अतीक अहमद को फिर से उत्तर प्रदेश की देवरिया जेल में भेज दिया जाता है और वहां अतीक अहमद पर एलिगेशन लगता है कि एक कारोबारी को जेल के अंदर लाकर मारा पीटा गया है और उसकी संपत्ति पर उससे साइन लिए गए हैं। इसके बाद अतीक अहमद को साबरमती जेल, जो कि गुजरात में है, वहां भेज दिया जाता है और उसके भाई को बेरियली जेल में रखा गया था राजू पल हत्याकांड के मामले में। लेकिन कुछ समय बाद राजू पल हत्याकांड मामले का गवाह उमेश पाल, जो राजू पल का अच्छा दोस्त भी था, उसकी भी हत्या कर दी जाती है और साथ में उमेश पाल के गनर को भी मार दिया जाता है। और जांच में जिनके नाम सामने आते हैं वो है असद, जो कि अतीक का बेटा है, अरबाज, जो कि उमेश पल की हत्या के समय ड्राइवर था, उस्मान, जिसने सबसे पहली गोली चलाई थी, गुलाम गुड्डू, मुस्लिम अरबाज और साबिर। ये 7 लोगों को पुलिस वांटेड लिस्ट में शामिल कर देती है। जांच इतनी तेज चल रही थी कि 24 फरवरी को उमेश पल की हत्या होती है और 3 दिन बाद यानी 27 फरवरी को प्रयागराज में अरबाज, जो ड्राइवर था, उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। अब 7 में से 6 लोग बचते हैं और पुलिस उनको कहीं से भी ढूंढना चाहती है। अब नंबर लगता है उस्मान का, जिसका 6 मार्च को एनकाउंटर कर दिया जाता है। फिर 28 मार्च को अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है और अतीक को साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश लाया जाता है और उसके भाई को बैरल से प्रयागराज जेल लाया जाता है। इसके बाद 30 अप्रैल को असद, जो कि अतीक का बेटा है, और गुलाम, इन दोनों का भी झांसी के अंदर एनकाउंटर कर दिया जाता है। अतीक अब तक समझ चुका कि आगे क्या क्या हो सकता है। अतीक का कहना था, उसको एक पुलिस वाले ने कहा था कि आगे जाकर उसका भी एनकाउंटर कर दिया जाएगा। उसने उस पुलिस वाले का नाम लिखकर अपने वकील को दिया था और कहा था कि अगर मेरे साथ कोई घटना घटती है तो ये नाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर को दे दे। अतीक ने भी कहा था कि मेरी जान को खतरा है, इसलिए कोर्ट के आदेश दिए थे कि रोजाना अतीक और उसके भाई का चेकअप कराया जाएगा ताकि उनके साथ कोई मारपीट न कर सके। अब बात आती है 15 अप्रैल की, जब अतीक और उसके भाई को मेडिकल जांच के लिए प्रयागराज के कॉल्विन हॉस्पिटल में लाया जाता है और 3 लोग जो कि मीडिया बनकर आए थे, उन लोगों ने अतीक पर बहुत पास से दोनों पर गोली चला दी और अतीक, अहमद और अशरफ की मौके पर ही मौत हो गई थी। जिन 3 लोगों के इस वारदात को अंजाम दिया, उन लोगों ने सरेंडर कर दिया और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उन तीनों ने कारण ये बताया कि वो एक बड़े माफिया बनना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें किसी ऐसे इंसान को मारना था जिसका खौफ पहले से हो ताकि नाम बड़ा बने। अब इस अतीक दोनों की हत्या में किसका क्या रोल था या क्या सेटअप बैठाया गया, कोई नहीं जानता। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। है हिंद है भारत।